गुजरात में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती रात 11:30 बजे शुरू हो सकती है। सूत्रों से खबर है कि चुनाव आयोग इसके बारे में अपना फैसला रिटर्निंग ऑफिसर को सुनाएगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस वक्त गांधीनगर के काउंटिंग सेंटर में मौजूद हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री भी हैं। इससे पहले आज इस पूरे मुद्दे पर जोरदार सियासी ड्रामा हुआ। करीब 5:30 बजे घंटे शुरू हुआ और 5.5 घंटे तक जारी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने 3 बार चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। दरअसल कांग्रेस अपने उन 2 विधायकों का वोट रद्द करने की मांग कर रही है जिन पर वोटिंग के दौरान बैलेट दिखाने का आरोप है। कांग्रेस ने इसे लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था। उसके बाद वोटों की गिनती रोक दी गई थी। हालांकि ये दोनों वोट बीजेपी को नहीं मिलेंगे, कांग्रेस को नहीं मिलेंगे। कांग्रेस को पता था क्योंकि ये लोग शंकर सिंह वाघेला के साथ बागी हो गए थे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अहमद पटेल की सीट को लेकर एक वोट की लड़ाई चल रही है और ये काफी तीखी चल रही है। स्थिति यह है कि पिछले 3 घंटों में दोनों पार्टियों के 4 डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं। पहले कांग्रेस की ओर से रणदीप सुरजेवाला और आरपीएन सिन्हा चुनाव आयोग पहुंचे तो उसका जवाब बीजेपी के पक्ष में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारमण, मुख्तार अब्बास नकवी, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान ने रखा। इसके बाद कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला और पी चिदम्बरम की अगुवाई में अपनी दूसरी टीम दोबारा चुनाव आयोग भेजी। कांग्रेस की मांग है कि चुनाव आयोग वोटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग देखे और उसके बाद तय करे कि दोनों विधायकों का वोट अवैध है या नहीं। उसके बाद दोनों पार्टियों के नेता एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पहुंचे, लेकिन कमीशन ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और कमीशन ने यह साफ साफ कहा कि हम निष्पक्ष फैसला करेंगे। कांग्रेस ने बदले में मेमोरेंडम दिया और मेमोरेंडम में उन्होंने ये कहा कि आप कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले को प्रेसिडेंट के तौर पर माने। हालांकि उसको भी हमने पढ़ा, उसका इंटरप्रिटेशन ओपन है। तो ये अब चुनाव आयोग के विवेक पर निर्भर करता है, चुनाव आयोग के नियमों पर निर्भर करता है। हां, ये जरूर हुआ था कि जून 2016 में हरियाणा में राज्यसभा चुनाव हुए थे। रणदीप सुरजेवाला ने अपना वोट दिखा दिया था, इसलिए रणदीप सुरजेवाला का वोट रद्द किया गया था। अब क्या प्रेसिडेंट अपनाती है? हालांकि क्या इन 2 वोटों के रद्द होने से कांग्रेस को जीत की निश्चितता है, इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। हरियाणा में 12 जून 2026 को क्या हुआ था? 14 कांग्रेसी विधायकों के वोट खारिज हुए थे। कुछ के इंक के चलते हुए थे और कुछ के इसलिए हुए थे कि वहां पर जो था उन्होंने अपने वोट गलत लोगों को दिखा दिए थे, अनऑथोराइज्ड लोगों को दिखा दिए थे। यहां पर भी कांग्रेस वही मांग कर रही है। तो अभी की खबर यह आ रही है कि चुनाव आयोग रात 11:30 बजे तक अपना डिसीजन दे सकता है। मेरे साथ प्रदीप सिंह जी भी मौजूद है और मेरे साथ मेरे चारों सहयोगी मौजूद है। प्रकाश पांडे मेरे साथ है, रजत राकेश टंडन मेरे साथ है, मेरे साथ संजय शर्मा है चुनाव आयोग से और मेरे साथ अरविंद शर्मा है इस वक्त गांधीनगर से। अरविंद, गांधीनगर से आपको क्या संदेश मिल रहा है काउंटिंग सेंटर से? क्योंकि अमित शाह और विजय रूपाणी जो मुख्यमंत्री हैं वो दोनों खुद बैठे हुए हैं काउंटिंग सेंटर पे, तो ये साबित करता है कि उनको कहीं ना कहीं से संकेत है कि रात में ही गिनती पूरी हो जाएगी। देखिए दीपक जी, इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि कुछ देर बाद गिनती शुरू हो सकती है, लेकिन परिणाम ये हो सकता है कि आज की तारीख में ना आए, रात को 12 बजे तारीख बदल जाएगी तो परिणाम 12 बजे के बाद आ सकता है, ये संभावना जताई जा रही है। फिलहाल अमित शाह जो पार्टी के नेता हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, स्थानीय विधायकों के साथ। गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और आगे आने वाले समय में गुजरात में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो एक रणनीतिक चर्चा हो रही है। क्योंकि पिछले 2 दिनों से अमित शाह अहमदाबाद में थे और आज गांधीनगर में है और अभी भी यहां पर मौजूद है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनके साथ एक मीटिंग चल रही है। बिल्कुल, इस वक्त मीटिंग चल रही है और खुद अमित शाह वहां पर मौजूद है। अमित शाह कैंडिडेट भी हैं, कैंडिडेट अमित शाह हैं। ये भी बड़ा सरप्राइजिंग था भारतीय जनता पार्टी ने जब उनका कैंडिडेचर डिक्लेयर किया था, यानी अमित शाह संसदीय राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी तक कहा जाता था कि शायद वो ऐसा न करे। हाँ, ये विधायक भी थे गुजरात से, विधायक भी थे और उनके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद विधानसभा में मौजूद रहना मुश्किल होता जा रहा था। लगातार छुट्टी ले रहे थे वहां से, तो ऐसे में उनको विधायक का चुनाव इस बार विधानसभा का नहीं लड़ना था, ये तय था। लेकिन माना जा रहा था कि 2019 तक, लोकसभा चुनाव तक वो
किसी सदन में, वो चाहे उच्च सदन हो राज्यसभा का या विधानसभा में जो है नहीं जाएंगे। लेकिन उसके विपरीत जो है वो राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार जीवन में लड़ रहे हैं और उनकी जीत सुनिश्चित है, ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। 2 उम्मीदवार बीजेपी के, अमित शाह और स्मृति ईरानी की जीत तय है। तीसरे के लिए जो है ये सारी लड़ाई, ये महाभारत वो तीसरी सीट के लिए हो रहा है, जिसके कांग्रेस की ओर से जिसको उम्मीदवार अहमद पटेल है और बीजेपी की ओर से कांग्रेस के ही विद्रोही जो हाल ही में बीजेपी में आए हैं वो है बलवंत सिंह राजपूत। अब मैं अपने दर्शकों को जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको आप कृपया ये बताइए कि ये एक एक वोट की मूंछ की लड़ाई आखिरकार क्यों बन गई है? देखिए, इसलिए कि इस जो विधानसभा का अंक गणित है उसमें तीनों उम्मीदवारों को जीतने के लिए हर उम्मीदवार को कम से कम पहली वरीयता के 45 वोटों की जरूरत है। इससे कम आता है किसी उम्मीदवार का। बीजेपी के 120 विधायक हैं, उसके अलावा कांग्रेस से क्रॉस वोटिंग होकर उनके समर्थन में आए हैं, उनको छोड़ भी दें तो बीजेपी के लिए अपने 2 उम्मीदवारों के लिए 90 विधायकों का इंतजाम करना कोई कठिन नहीं था, इसलिए उनका जीतना तय था। 45 से नीचे आते ही 44 की संख्या भी होती है, तब दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती होती है। क्योंकि बीजेपी के 3 उम्मीदवार हैं तो बाकी 2 उम्मीदवार अपनी दूसरी वरीयता के वोट अपने तीसरे उम्मीदवार को ट्रांसफर कर सकते हैं, दे सकते हैं। ये सुविधा कांग्रेस के पास नहीं है, उसका एकमात्र उम्मीदवार है। एक विधायक किसी एक उम्मीदवार को प्रथम और द्वितीय दोनों वरीयता के वोट नहीं दे सकता। जिसको प्रथम वरीयता का वोट दिया है उसको वो दूसरी वरीयता का ही वोट दे सकता है। इसलिए ये प्रतिष्ठा का मामला फंसा हुआ है कि अगर अहमद पटेल को 45 से 1 वोट कम मिलता है तो दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती में बीजेपी के कैंडिडेट का जीतना तय है। और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं तीसरे, वो कांग्रेस के ही बागी हैं। जी हाँ, वो कांग्रेस के ही बागी हैं। कांग्रेस के विधानसभा में मुख्य सचेतक थे और काफी लंबे समय से कांग्रेस के साथ थे, तो ऐसे में उनका अपना प्रभाव कांग्रेस के विधायकों पर है। शंकर सिंह वाघेला उनके साथ थे, उनके रिश्तेदार भी हैं, तो ये भी एक। अब देखिए कांग्रेस किस किस तरह से जो है काम कर रही है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिखता। आज सुबह जब शंकर सिंह वाघेला वोट देने पहुंच चुके थे या देकर निकले थे, तब दिग्विजय सिंह जाति के नाम पर उनसे जो है अपील कर रहे थे कि वो अहमद पटेल को वोट दीजिए, कि आप राजपूत हैं, मैं राजपूत होने के नाते आपसे अपील करता हूं कि आप अहमद पटेल को वोट दें। अब कांग्रेस में इससे पता चलता है, जो पार्टी दिन रात ये दावा करती है कि हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं, उसका राष्ट्रीय महामंत्री सार्वजनिक रूप से ये अपील कर रहा है। आपका इसका मतलब संवाद अपने पार्टी के नेताओं से भी नहीं रह गया, आपको सार्वजनिक रूप से इस तरह से संवाद करने की जरूरत पड़ रही है। सार्वजनिक रूप से संवाद करने की जरूरत पड़ रही है। अब एक बात समझने वाली होगी कि बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति क्या कह रही। बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह से घेरा, लेकिन कांग्रेस लगभग 1 महीने पहले शंकर सिंह वाघेला की खुली बगावत के बाद ये नहीं समझ पाई, ना कांग्रेस का नेतृत्व समझ पाया, ना कांग्रेस समझ पाई कि गड़बड़ हो सकती है पार्टी के अंदर, और बड़ी गड़बड़ हो सकती है। और शायद शंकर सिंह वाघेला ने कह दिया था पहले ही कि मेरे साथ कई विधायक हैं, पहले ही दिन कह दिया था और राष्ट्रपति चुनाव में दिखा चुके थे वो कि कम से कम 11 विधायक तो उनके कहने में हैं ही, और उससे ज्यादा विधायक आए। 6 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया सदन से और पार्टी से, 6 विधायक रिबेल कर गए और साथ में शंकर सिंह वाघेला थे, तो 13 विधायक तो खुले तौर पर जो है वो बीजेपी के साथ थे। इसके अलावा कुछ विधायकों ने जो है क्रॉस वोटिंग की है। कांग्रेस को मालूम था कि 57 में से केवल 44 उसके पास है, जो बेंगलोर जिनको लेकर वो गई थी। उसमें से भी एक विधायक कहा जा रहा है कि उसने आज क्रॉस वोटिंग की है।
तो मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि हम कह रहे थे किस तारीख को शंकर सिंह वाघेला ने डिक्लेयर किया था। शंकर सिंह वाघेला ने 21 जुलाई को डिक्लेयर किया था और अहमद पटेल ने नॉमिनेशन किस दिन फाइल किया, कृपया इसकी भी डेट दी जाए कि अहमद पटेल ने किस दिन नॉमिनेशन फाइल किया और बलवंत सिंह ने तीसरे कैंडिडेट के तौर पर कब इलेक्शन फाइट किया, कब इलेक्शन फाइट करने का डिसीजन लिया, किस दिन नामांकन किया। प्रकाश, मेरे सहयोगी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। प्रकाश, क्या जानकारी मिल रही है आपको राजनीतिक हलकों से, दिल्ली के राजनीतिक हलकों से? फिर मैं रजत के पास चलूंगा। दीपक, मेरे सूत्र जो बताते हैं वो साफ है कि अहमद पटेल हार चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो आप बात कर रहे थे वाघेला जी की, कि वाघेला जी लगातार जो है प्रेशर बना रहे थे राहुल गांधी के ऊपर और सोनिया गांधी के ऊपर कि उनकी नहीं सुनी जा रही थी और उनकी नाराजगी राहुल गांधी से ज्यादा थी। पर एक जगह उनसे भी एक गलती हो गई थी कि उन्होंने जो है एनसीपी से बातचीत शुरू कर दी थी। वहां पे उनका मिसकैलकुलेशन हुआ और कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लगने लगा, मैं अगर आपको पूर्व की बात याद दिलाऊं कि वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश में उन्होंने भी यही किया था कि उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की थी और ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। तो वहां पे उस वक्त सोनिया गांधी मान गई थी कि उनको सीएम कैंडिडेट बनाकर चुनाव लड़ा गया, वो हिमाचल में आ भी गए थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को हमेशा ये लगता था कि वाघेला जो है नाराज जरूर है, एनसीपी से अपनी पेज बढ़ा रहे हैं, लगातार प्रफुल्ल पटेल से उनकी आधिकारिक तौर पर बैठक हुई, दिल्ली जब वो आए थे उन्होंने मिलने की कोशिश की थी, राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई। तो उनको लगता था कि हाँ वाघेला जो है कहीं ना कहीं मान जाएंगे। यहीं पे मिसकैलकुलेशन हुआ कांग्रेस से, क्योंकि वाघेला जो है उनको ये नहीं पता, उन्होंने कभी ये नहीं अंदाजा लगाया था कि वाघेला पहले संघी रह चुके और उनके पेज जो है उसी तरह से, क्योंकि अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई थी और वही हुआ कि लगभग दर्जन भर विधायक उनके साथ थे, 7 लोगों ने इस्तीफा दिया और जो साथ में गए थे 44 विधायक, उसमें से भी जो है एक ने आके क्रॉस वोटिंग कर दी। तो वो गलती हुई कांग्रेस से ये समझने में कि ये वीरभद्र सिंह नहीं है, वाघेला वाघेला है, उनका एक अपना स्टेचर है और उन्होंने जो पहले संघ में रहे हैं तो उनकी अपनी एक व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री मोदी से और खासकर अमित शाह से भी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, क्योंकि वो दिल्ली आए थे तो अमित शाह से उन्होंने साफ तौर पे मुलाकात की थी और वो जो मीडिया में भी सबके सामने खबर आई थी, वही मिसकैलकुलेशन हो गया कांग्रेस से। अगर वहां पे उस वक्त भी उनको मान मनोबल कर लिया जाता तो आज ये स्थिति ना होती और अहमद पटेल जैसा नेता जो राजनीतिक सचिव हैं सोनिया गांधी के, वो इस बुरी तरह से हारने की स्थिति में ना आ जाती कि आज कांग्रेस को ये करना। क्या पेच है इसमें? जहां तक कानून का सवाल है, कोई पेच नहीं है। मुझे ये सियासी नौटंकी ज्यादा लगती है, क्योंकि अगर कोई एतराज की बात थी तो वो पोलिंग के समय होनी चाहिए थी और रिटर्निंग ऑफिसर के पास कंप्लेंट जाना चाहिए था और रिटर्निंग ऑफिसर उस पर निर्णय अपना देते। जब वोटिंग कंप्लीट हो गई, बैलेट बॉक्सेस बंद हो गए, सील हो गए, तो उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि किसी के वोट को इनवैलिड करना चाहिए? आपको कैसे पता चलेगा कौन सा वोट किसका है? आप बैलेट बॉक्स खोलकर अगर वोट देखेंगे तो वो तो सब एक से हैं, उसमें कैसे आप निकालेंगे कि किसका वोट है उसको रद्द किया जाए? वो तो प्रैक्टिकली भी इम्पॉसिबल है और लीगली बिल्कुल टीनेबल नहीं है मेरे विचार से। बाकी निर्णय तो इलेक्शन कमीशन करेगा। सर, कानून के नजदीक 2 वोट देकर उसका वीडियो भेजा गया राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को, तो चुनाव आयोग उसकी जांच करे, जबकि जो वोट जिसने डाला है, जिसके ऊपर ये आरोप है, उनका कहना है कि वहां ऑलरेडी कैमरे लगे होते हैं और हमने कोई वीडियो किसी को नहीं भेजे, बल्कि जो कांग्रेस का एजेंट था उसको हमने मतपत्र दिखाया और अपना मत डाला। देखिए, मूलतः जो प्रावधान थे और जो संविधान की और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की स्पिरिट है, उसके हिसाब से वोटिंग बिल्कुल सीक्रेट होनी चाहिए और किसी को भी रिवील नहीं की जानी चाहिए। लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन में ये एक अपवाद कर दिया गया है कि बैलेट पेपर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को दिखाया जा सकता है। इसके मायने सीक्रेसी ऑफ वोटिंग फॉर राज्यसभा वो समाप्त हो गई। जब सीक्रेसी नहीं है तो उसने आपको दिखाया, किसी और को दिखाया, फोटो लेकर दिखाया, कैसे दिखाया, वो सब मैं समझता हूँ अनर्गल बातें हैं, बेकार की बातें हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीक्रेसी नहीं है वोटिंग की और वोट देने के लिए आप फ्री हैं। पार्टी भी आपको मजबूर नहीं कर सकती किसी को वोट देने के लिए या किसी को वोट न देने के लिए। पार्टी सिर्फ ये कर सकती है कि अनुशासन की कार्रवाई आपके खिलाफ करे अगर आपने पार्टी की बात नहीं मानी।
सर, जिस विधायकों को लेकर, जिस 2 विधायक को लेकर इस तरह की बातें हो रही है, उसमें से एक विधायक 2-4 महीने पहले ही कांग्रेस पार्टी को अवगत करा दिया था। इवन हमने अहमद पटेल से भी कहा था कि आप चुनाव मत लड़िए, यानी कि उसका कहना है कि हमने अपने मत और मत का प्रयोग कहां करेंगे, इससे कांग्रेस पार्टी को पहले ही अवगत करा दिया था। ऐसे में हम पर यह आरोप लगाना गलत है। कानून क्या कहता है इसको लेकर? देखिए, ये पार्टी के अंदर का मामला है। पार्टी ने क्या आदेश दिया और जो वोटर्स हैं, मेंबर, उन्होंने क्या अपने पार्टी प्रेसिडेंट को या अपने लीडर्स को बताया, ये कानून में इसके लिए कुछ नहीं है, ना कानून का इससे कोई वास्ता है। जहां तक कानून का सवाल है, हर एक वोटर वोट देने में पूर्णतया स्वतंत्र है, जिसको चाहे उसको वोट दे सकता है। पार्टी कर सकती, मजबूर नहीं कर सकती आपको कि आप उसके कैंडिडेट को ही वोट दें, लेकिन जब वो पार्टी के हुक्म की उलूली करता है, अपने दल की आज्ञा का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ पार्टी अनुशासन की कार्रवाई कर सकती है, उसे पार्टी से सस्पेंड कर सकती है, एक्सपेल कर सकती है, लेकिन उसमें देश का कानून नहीं आता। उसमें पार्टी के अपना कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी के अपने रूल्स वो वैलिड हैं। सर, आज शाम में 6 बजे से लेकर टिल 9 इतने की ओर से इतने लोग पहुंच रहे हैं, चुनाव आयोग डिसीजन नहीं ले पा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या गिनती रोकी जा सकती है रात भर के लिए, 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए? मैं नहीं समझता कि ये ठीक होगा। इलेक्शन कमीशन को जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए और काउंटिंग करानी चाहिए और रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए। उसके बाद जो अफेक्टेड पार्टी हो वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है, अदालत जा सकती है। सर, हुआ ये कि जब स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो सुभाष कश्यप जो संविधान विशेषज्ञ, उनका भी ये कहना है कि काउंटिंग को रोका नहीं जा सकता है और इसके बारे में जो स्थापित मान्यताएं हैं, चुनाव आयोग उसका ही पालन करेगा।